कभी सोचा है कि एक देश जिसमें इतने सारे अलग अलग सपने हैं, वो एक साथ कैसे रह पाता है? देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो अपने आप में एक महाद्वीप जैसा है। अनगिनत कहानियां, संस्कृतियां और सबकी अपनी अपनी उम्मीदें। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग इलाकों की अपनी जो ख्वाहिशें हैं, वो भारत की कहानी को कैसे बनाती और बदलती हैं। तो बात दरअसल ये है कि किसी देश को बनाना कोई इमारत खड़ी करने जैसा नहीं है कि एक बार बन गई तो बस हो गया। नहीं, ये तो एक बगीचे की तरह है जिसकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है। और भारत जैसे देश में जहां हर कोने की अपनी अलग पहचान है, ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं आखिर हैं क्या? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा परिवार है। उस परिवार में हर सदस्य की अपनी एक पहचान होती है, अपनी जरूरतें होती हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही भारत के अलग अलग हिस्से अपनी संस्कृति और इतिहास की वजह से चाहते हैं कि उनके मामलों में उनकी ज्यादा चले। जब तक ये परिवार के अंदर रहता है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई अलग होने की बात करने लगता है तो तनाव बढ़ जाता है। और 1980 का दशक, वो तो एक तूफान की तरह आया। दिल्ली में सरकारें बदल रही थी, जिससे एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया। और इसी खालीपन में अलग अलग क्षेत्रों से उठ रही आवाजें और तेज हो गईं। असम से लेकर पंजाब और कश्मीर तक ज्यादा अधिकारों की मांग अब कोई दबी हुई फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक दहाड़ बन चुकी थी। एक ऐसी दहाड़ जिसने देश की बुनियाद तक को हिला दिया था। चलिए अब भारत के सबसे पेचीदा और संवेदनशील मुद्दों में से एक पर बात करते हैं, कश्मीर। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये पहचान, सियासत और इतिहास की एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहरा उतरना होगा। जरा सोचिए, 1947 का वक्त है और आप महाराजा हरि सिंह हैं। आपके सामने 3 रास्ते हैं, भारत, पाकिस्तान या आज़ादी। उन्होंने आज़ादी को चुना, लेकिन जब पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने आक्रमण कर दिया तो उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने भारत से मदद मांगी और उस मदद की एक कीमत थी, विलय पत्र पर दस्तखत। बस यहीं से कश्मीर की आधुनिक कहानी की शुरुआत होती है। फिर इस मामले में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एंट्री हुई। उन्होंने एक 3 स्टेप का फॉर्मूला दिया, लेकिन ये एक ऐसी पहेली थी जिसका पहला टुकड़ा ही कभी अपनी जगह पर फिट नहीं हुआ। पहली शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगा। उसने ऐसा नहीं किया और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी प्रक्रिया वहीं रुक गई और ये मुद्दा दशकों तक और भी उलझता चला गया। अब इस विलय को एक कानूनी शक्ल देने के लिए भारतीय संविधान में एक बहुत ही अनोखा प्रावधान जोड़ा गया, आर्टिकल 370। ये असल में कश्मीर के लिए एक स्पेशल डील की तरह था। इस आर्टिकल ने राज्य को अपने अंदरूनी मामलों पर, अपने कानून बनाने पर और अपनी पहचान पर काफी हद तक कंट्रोल दिया। एक तरह से कहें तो ये भारत के अंदर एक राज्य के भीतर राज्य जैसा था। और यहीं से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। आर्टिकल 370 को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। भारत के बाकी हिस्सों में बहुत से लोगों को लगता था कि ये आर्टिकल कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिलने से रोक रहा है, एक दीवार की तरह है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में कई लोगों को लगता था कि जिस स्वायत्तता का वादा किया गया था वो तो सिर्फ कागजों पर है, हकीकत में तो उसे धीरे धीरे छीना जा रहा है। भरोसे की इसी कमी ने एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना दिया। जब लोगों को लगने लगता है कि लोकतांत्रिक रास्ते बंद हो रहे हैं, जब चुनी हुई सरकारें बर्खास्त कर दी जाती हैं और चुनावों पर सवाल उठने लगते हैं, तो लोग दूसरे रास्ते खोजने लगते हैं। और 1980 के दशक के आखिर में इसी निराशा ने हिंसा का रूप ले लिया और पाकिस्तान के समर्थन से घाटी में हथियारबंद विद्रोह की शुरुआत हो गई। चलिए अब कश्मीर की बर्फीली वादियों से निकलकर पंजाब के लहलहाते खेतों की तरफ चलते हैं। यहाँ भी 1980 के दशक में एक और आग सुलग रही थी। एक ऐसी आग जो शुरू तो राजनीतिक मांगों से हुई थी, लेकिन बहुत जल्द एक हिंसक टकराव में बदल गई। ये सब शुरू हुआ एक दस्तावेज से जिसका नाम था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मांग थी। अकाली दल ये चाहता था कि पंजाब को अपने मामलों में ज्यादा अधिकार मिले और दिल्ली का दखल कम हो। मतलब वो केंद्र और राज्य के बीच ताकत के बंटवारे को दोबारा तय करना चाहते थे। लेकिन बहुत जल्द बातचीत की आवाज गोलियों के शोर में दब गई। यह आंदोलन धीरे धीरे गर्मपंथी ताकतों के हाथ में चला गया और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
उन्होंने सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर को अपना हेडक्वार्टर और एक हथियारबंद किले ने बदल दिया। अब सरकार एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां उसे लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। जून 1984 में सरकार ने स्वर्ण मंदिर को चरमपंथियों से खाली कराने के लिए एक मिलिट्री एक्शन लेने का फैसला किया। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन अपने मकसद में कामयाब तो रहा, लेकिन देश को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचा और इसके साथ ही करोड़ों सिखों की आस्था को गहरी ठेस लगी। इस घटना ने देश पर ऐसे जख्म दिए जो आज तक भरे नहीं हैं, और इसने हिंसा का एक ऐसा चक्र शुरू किया जिसकी वजह से आखिरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ये एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। तो कश्मीर और पंजाब की इन दो दर्दनाक कहानियों के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने तूफानों के बावजूद भारत एक साथ कैसे टिका रहा? इसका जवाब भारत के लोकतंत्र की सोच में ही छिपा है। दुनिया के कई देशों ने, खासतौर पर यूरोप में, अलग अलग संस्कृतियों को एक खतरे की तरह देखा। उनकी कोशिश रही कि सबको एक ही रंग में रंग दिया जाए, लेकिन भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। यहाँ विविधता को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तरह स्वीकार किया गया, और इन अलग अलग आवाजों को हमारे लोकतंत्र के दायरे में अपनी बात कहने की जगह दी गई। तो फिर भारत का सीक्रेट क्या है? वो है लोकतंत्र। आवाजों को दबाने के बजाय भारत ने उन्हें सुनने की कोशिश की। मांगों को गद्दारी समझने के बजाय उन्हें बातचीत की शुरुआत की तरह देखा गया। विविधता में एकता का असली मतलब यही है। हाँ, ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा शोर शराबे वाला है, लेकिन ये काम करता है। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, इस एहसास पर कि एक देश को बनाने का काम कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी सड़क की तरह है जो हमेशा बनती ही रहती है। कश्मीर और पंजाब दोनों ही हमें एक ही सबक सिखाते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने का काम है। एक तरफ देश की एकता की जरूरत है, तो दूसरी तरफ किसी क्षेत्र की अपनी पहचान और उसके सपनों की। इस रस्सी पर चलना ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती भी है, और शायद सबसे बड़ी ताकत भी। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी देश किसी एक क्षेत्र के सपनों और पूरे देश की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये वो सवाल है जिसका सामना भारत हर रोज करता है, और शायद इसी लगातार कोशिश में ही इसका असली जवाब छिपा है। इंट्रो म्यूजिक स्टार्ट्स एंड देन फेड्स इनटू द बैकग्राउंड। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होता है। साल था 1964। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया। वो लगभग 17 साल से पीएम थे। उनके बाद पूरी दुनिया की नजर हम पर थी। क्या इंडिया, एक नया आजाद हुआ देश, अपने सबसे बड़े लीडर के बिना अपनी डेमोक्रेसी को बचा पाएगा? लोगों को डर था कि कहीं मिलिट्री टेकओवर ना हो जाए, जैसा कि बहुत से नए देशों में हुआ था। इसी वजह से 1960s के दशक को डेंजरस डेकेड यानी खतरनाक दशक कहा गया। ये इंडियन डेमोक्रेसी का पहला और सबसे बड़ा असली टेस्ट था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था नेहरू जी का उत्तराधिकारी ढूंढना, कि नेहरू के बाद कौन? और ये सवाल एक बार नहीं बल्कि बहुत कम टाइम में 2 बार सामने आया। देखिए, पहली बार जब 1964 में नेहरू जी का निधन हुआ तो सक्सेशन यानी सत्ता का हस्तांतरण बड़े आराम से हो गया। कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना नेता चुना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 2 साल बाद जनवरी 1966 में शास्त्री जी का भी ताशकंद में अचानक निधन हो गया। देश फिर से वहीं आ खड़ा हुआ। सोच के देखिए, 2 साल से भी कम टाइम में 2 प्राइम मिनिस्टर्स की मौत। किसी भी नई डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट था। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री के तौर पर समय छोटा जरूर था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस समय देश के सामने खड़े 2 सबसे बड़े चैलेंजेस को दिखाता था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और सूखे की वजह से अनाज का भयंकर संकट। इस नारे ने पूरे देश को एक कर दिया। शास्त्री जी के बाद असली मुकाबला शुरू हुआ। 2 मेन दावेदार थे, मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। मुरारजी देसाई एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे।
बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और उनके पास राजनीति का काफी अनुभव था। दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी। उनकी पहचान नेहरू जी की बेटी के रूप में थी और वो शास्त्री जी की कैबिनेट में मिनिस्टर भी थीं। लेकिन देसाई के मुकाबले उनका अनुभव बहुत कम था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है सिंडिकेट के रोल के साथ। ये कांग्रेस के अंदर कुछ बहुत ताकतवर और प्रभावशाली सीनियर नेताओं का एक ग्रुप था। इन्हें किंग मेकर्स कहा जाता था और उन्होंने मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने का फैसला किया। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इंदिरा अनुभवी नहीं है और अपने फैसलों के लिए उन पर निर्भर रहेंगी। उन्हें लगा कि वो प्रधानमंत्री के पीछे के असली ताकत बने रह सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन उनका असली इम्तिहान अभी बाकी था। 1967 का आम चुनाव। इस चुनाव के नतीजों ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक भूकंप सा ला दिया। ये पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी के एक छत्र राज को इतनी गंभीर चुनौती मिली थी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र में सरकार तो बना ली, मेजॉरिटी भी मिल गई, लेकिन ये आज़ादी के बाद से उनकी सबसे कमजोर जीत थी। उन्हें सिर्फ 283 सीटें मिली। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की कैबिनेट के आधे से ज्यादा मंत्री अपना चुनाव हार गए। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो था, मतलब मानसिक झटका था। इसने साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को हराया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस कमजोर क्यों हुई? इसकी एक बड़ी वजह थी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति। ये विचार समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने दिया था। उनका कहना था कि सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे उनकी विचारधारा कितनी भी अलग क्यों ना हो, उन्हें एक साथ आना चाहिए, एक ही मकसद के लिए, कांग्रेस को हराना। लॉजिक सिंपल था कि कांग्रेस इसलिए जीतती रहती है क्योंकि विपक्ष के वोट बन जाते हैं, तो एक हो जाओ और उन्हें हरा दो। इस चुनाव ने भारतीय राजनीति में एक और नई और चिंताजनक चीज को जन्म दिया, दल बदल। इसका मतलब था कि कोई नेता एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता और फिर अक्सर पैसे या मंत्री पद के लालच में दूसरी पार्टी में चला जाता। इससे राज्य सरकारें बहुत अस्थिर हो गईं। सरकारें बनती थीं और कुछ ही महीनों में गिर जाती थीं। इसका सबसे मशहूर किस्सा है आया राम गया राम का। हरियाणा में एक एमएलए थे गयालाल। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली। जब वो आखिरकार कांग्रेस में वापस आए तो एक पार्टी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, गया राम अब आया राम है। और बस उस दिन से ये जुमला दल बदल की राजनीति के लिए मशहूर हो गया। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी को ये एहसास हो गया कि असली खतरा बाहर की विपक्षी पार्टियों से नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर बैठे ताकतवर पुराने नेताओं से है, यानी सिंडिकेट से। ये असल में 2 तरह की सोच की टक्कर थी। सिंडिकेट चाहता था कि इंदिरा उनके कंट्रोल में रहे और उनकी सलाह माने, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी खुद की अथॉरिटी को असर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिंडिकेट को बाईपास करना शुरू किया, अपने खुद के सलाहकार चुने और आम जनता से सीधे जुड़ने के लिए गरीब हितैषी समाजवादी नीतियां अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पुराने नेताओं को किनारे करना शुरू कर दिया। पार्टी के अंदर सत्ता की ये लड़ाई ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती थी। 1969 में एक ऐसी घटना हुई जिसने आखिरकार कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए। हुआ ये कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। सिंडिकेट ने इंदिरा को चुनौती देने के लिए अपने आदमी एन संजीवा रेड्डी को ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट बना दिया। ये उनकी अथॉरिटी को सीधी चुनौती थी। तो इंदिरा ने अपना दाव चलाया। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी को एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर उन्होंने खुलेआम सभी कांग्रेस एमपीज और एमएलए से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने को कहा। ये साफ इशारा था कि पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ वोट करें। ये एक खुली बगावत थी। नतीजा चौंकाने वाला था। वीवी गिरी, जो इंदिरा गांधी के समर्थन वाले आजाद उम्मीदवार थे, चुनाव जीत गए। सिंडिकेट का ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया। ये उन ताकतवर पुराने नेताओं के लिए सरेआम बेइज्जती थी और इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ी जीत। इस हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया और इसके साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस आधिकारिक तौर पर 2 हिस्सों में बट गई। तो अब 2 कांग्रेस पार्टियां थीं। सिंडिकेट वाली पार्टी कहलाई कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी वाली पार्टी कहलाई कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशनिस्ट। इंदिरा गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है।
अपनी ही पार्टी से निकाले जाने के बावजूद इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इस बंटवारे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और इसे विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने कुछ बहुत बड़े और साहसी फैसले लिए। उनमें से एक था प्रिवी पर्स को खत्म करना। ये एक तरह का स्पेशल पेमेंट या भत्ता था जो सरकार पूर्व राजाओं और राजकुमारों के परिवारों को देती थी। इसे खत्म करने की कोशिश करके इंदिरा ने एक बहुत शक्तिशाली संदेश दिया कि वो अमीर लोगों के साथ नहीं बल्कि गरीबों और आम आदमी के साथ हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब जैसा शुरुआत में वादा किया था, पेश है इस चैप्टर की कोर समरी। अगर एग्जाम के लिए सिर्फ सबसे जरूरी बातें याद रखनी है तो अगली स्लाइड पर खास ध्यान दें। तो 3 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। पहला, नेहरू के बाद का नेतृत्व संकट, जिससे इंदिरा और सिंडिकेट के बीच लड़ाई शुरू हुई। दूसरा, 1967 का राजनीतिक भूकंप, जिसने गैर कांग्रेसवाद और दल बदल जैसे कॉन्सेप्ट्स को सामने लाया और कांग्रेस की पकड़ कमजोर की। और तीसरा, 1969 का बंटवारा, जब राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर पार्टी आधिकारिक तौर पर 2 हिस्सों में टूट गई। ये 3 पॉइंट्स इस चैप्टर का दिल हैं। और चलिए इसको एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर से ताकतवर तो बना दिया, लेकिन क्या वो पुराने कांग्रेस सिस्टम को वापस ला रही थी या फिर एक नई तरह की पार्टी बना रही थी जो पूरी तरह से एक ही नेता पर यानी खुद उन पर निर्भर थी? इस सवाल का जवाब आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाला था। तो एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं और हम ग्लोबलाइजेशन के लास्ट मिनट गाइड में उतरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा गेम प्लान। हम सबसे पहले इसके बिग आइडिया से शुरू करेंगे, फिर इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल असर को देखेंगे। उसके बाद हम इंडिया की कहानी पर जूम इन करेंगे और आखिर में एक सुपर क्विक चीट शीट के साथ इसे खत्म करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1, द बिग आइडिया। तो आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज जिसके बारे में हर कोई बात करता रहता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए, ग्लोबलाइजेशन कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, ये तो हर दिन हमारे चारों ओर हो रहा है। ये भारत में बैठा एक कॉल सेंटर वर्कर है जो अमेरिका के कस्टमर से बात कर रहा है। ये चीन में बनी साइकिल है जो एक लोकल बाजार में बिक रही है। और ये वो स्टूडेंट भी है जो परिवार की परंपराओं और विदेश में नए मौकों के बीच उलझा हुआ है। ये हमारी मॉडर्न डेली लाइफ ही है। तो एग्जाम के लिए वो एक शब्द कौन सा है जो याद रखना है? वो है फ्लोज। बस सच में अगर आपने ये याद कर लिया तो समझिए आधा काम हो गया। ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा मतलब है दुनिया भर में चीजों का बहाव या फ्लो, जो हम सबको एक दूसरे से ज्यादा जोड़ रहा है। और किन चीजों का फ्लो हो रहा है? 4 मुख्य चीजें हैं। पहला, आइडियाज का फ्लो, जैसे खबरें, फिल्में और वैल्यूज जो ऑनलाइन फैल रही हैं। दूसरा, कैपिटल का फ्लो, यानी पैसा और इन्वेस्टमेंट जो सेकंडों में एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। तीसरा, कमोडिटीज का फ्लो, मतलब वो सारा सामान जिसका ट्रेड हो रहा है, आपके फोन से लेकर आपकी टी शर्ट तक। और आखिर में पीपल का फ्लो, यानी लोगों का काम, पढ़ाई या बेहतर जिंदगी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये चारों फ्लो मिलकर ही ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये असल में करता क्या है? यहां से ये थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। चलिए इसके असर को देखते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 2 से, पॉलिटिकल इंपैक्ट्स। यहां बड़ा सवाल यह है, क्या ग्लोबलाइजेशन सरकारों को कमजोर बना रहा है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब इतनी सारी चीजें बॉर्डर्स के आर पार आ जा रही हैं, तो क्या इससे सरकारों को ज्यादा ताकत मिलती है या ये उनसे उनकी ताकत छीन लेता है? अब यहां पर बहस काफी दिलचस्प हो जाती है और आप दोनों पक्षों को यहां स्लाइड पर देख सकते हैं। एक तरफ कुछ लोगों का तर्क है कि सरकारें वीकर यानी कमजोर हो रही हैं। उनका कहना है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट सिकुड़ रहा है और असली पावर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के पास जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सरकारें असल में स्ट्रॉन्गर हो रही हैं। वे अभी नेशनल सिक्योरिटी जैसे सबसे जरूरी काम कंट्रोल करती हैं और नई टेक्नोलॉजी उन्हें सब कुछ मैनेज और मॉनिटर करने के नए तरीके दे रही हैं। तो ये एक असली खींचतान है। चलिए सेक्शन 3 पर चलते हैं और पैसे की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। इस ग्लोबल गेम में असली फायदा किसे हो रहा है और कौन पीछे छूट रहा है?
तो यहाँ सीधा सा सवाल ये है कि क्या ये विशाल ग्लोबल मार्केट सभी को बराबर फायदा पहुंचा रहा है या ये सिर्फ ऊपर बैठे कुछ लोगों को और भी अमीर बना रहा है? यहाँ भी हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। जो इसकी आलोचना करते हैं उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन मुख्य रूप से अमीरों को और अमीर बनाता है, जबकि गरीब पीछे रह जाते हैं, खासकर वो जो सरकारी मदद पर निर्भर हैं। उन्हें यह भी चिंता है कि यह शक्तिशाली देशों द्वारा एक नए तरह का कोलोनाइजेशन है। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं नहीं, इससे सभी के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। उनका मानना है कि ज्यादा ट्रेड का मतलब है कि हर देश वो कर सकता है जिसमें वो सबसे अच्छा है, जिससे आखिर में पूरी दुनिया को फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम हर दिन देख और महसूस कर सकते हैं। सेक्शन 4, कल्चरल इंपैक्ट्स। क्या ब्लू जीन्स, के पॉप और पिज्जा पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब विचार, फिल्में, संगीत और खाना पूरी दुनिया में इतनी आसानी से फैल रहे हैं, तो क्या हम सब धीरे धीरे एक जैसे होते जा रहे हैं? क्या ग्लोबलाइजेशन हमारी अनोखी लोकल संस्कृतियों को मिटा रहा है या कुछ और हो रहा है? ये स्लाइड कल्चर पर बहस के दोनों पक्षों को शानदार ढंग से दिखाती है और यहाँ दो जरूरी टर्म्स हैं जिन्हें जानना चाहिए। पहला विचार यह है कि हम सब एक जैसे होते जा रहे हैं, एक यूनिफॉर्म कल्चर अपना रहे हैं। इसे मैकडॉनल्डाइजेशन की तरह सोचिए। इसका टेक्निकल टर्म है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। लेकिन दूसरा विचार कहता है कि कल्चर कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। लोकल परंपराओं को मिटाने के बजाय ग्लोबलाइजेशन उन्हें मिलाता है, जिससे नए रोमांचक फ्यूजन कल्चर बनते हैं। इसे कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कहा जाता है और इसी वजह से हमारे पास खाने, संगीत और फैशन में पहले से कहीं ज्यादा चॉइसेस हैं। अब चलिए इस सबको घर ले आते हैं। सेक्शन 5, इंडियाज ग्लोबलाइजेशन स्टोरी। आखिर इस विशाल ग्लोबल फ्लो में भारत कहां फिट बैठता है? भारत की यात्रा के 3 बिल्कुल साफ चरण हैं। पहला, कॉलोनियल दौर में हम मूल रूप से ब्रिटेन के लिए कच्चे माल के सप्लायर थे और उनके तैयार माल के लिए एक बाजार। आजादी के बाद हमने पूरी तरह से रास्ता बदला और प्रोटेक्शनिज्म मोड में चले गए। हमने अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने और खुद चीजें बनाना सीखने के लिए विदेशी सामानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन 1991 में बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सब कुछ बदल गया। वो टर्निंग पॉइंट था जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, जिससे ग्लोबलाइजेशन के उस आधुनिक दौर की शुरुआत हुई जिसमें हम आज जी रहे हैं। ठीक है, एक गहरी सांस लीजिए। हम आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, सेक्शन 6, क्विक रिवीजन। अगर आपको इस पूरे टॉपिक से कुछ और याद ना रहे तो बस ये चीट शीट याद रखिएगा। चलिए इसे पक्का कर लेते हैं। 1, ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्लोज, आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज और लोगों का। 2, इसके 3 डायमेंशन हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल। 3, बड़ी बहसों को याद रखें, कमजोर स्टेट बनाम मजबूत स्टेट, फायदा सिर्फ अमीरों को बनाम फायदा सभी को, और कल्चर का एक जैसा होना बनाम कल्चर का मिक्स होना। और आखिर में भारत की यात्रा, कॉलोनियल से प्रोटेक्शनिस्ट और फिर 91 के बाद एक ओपन इकोनॉमी तक। समझ गए? आप ये कर लेंगे। और इसी के साथ हम आपको इस आखिरी विचार के साथ छोड़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन हम सबको जोड़ता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया छोटी और ज्यादा उलझती जा रही है, आपके हिसाब से सबके लिए नियम लिखने का हकदार कौन होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। ओके, सो लेट्स जंप राइट इन। Our story kicks off back in 1947 when India finally got its independence. Now, the biggest question facing our leaders was, how on earth are we going to run this massive new country? So you see, back in 47, India decided to go down a really tough road, the road to democracy. And let me tell you, this was a huge mission. So huge, in fact, that most big countries were looking at us and thinking, no way. This is impossible. It's bound to fail. I mean, just think about it for a second. Could a country as poor, as vast, and with most of its population unable to read or write, could it really become a successful democracy? You know, most other countries that got their freedom around the same time, they were too scared to even try. They thought, democracy? That'll just lead to chaos, our country will fall apart. But India's leaders, they decided to take that risk. And that just shows you the kind of pressure India was facing. The entire world was watching, waiting to see what would happen.
An Indian editor at the time actually called it the biggest gamble in history. That's how risky it felt. Okay, so India makes this big promise of democracy. Great, but how do you actually pull it off? Well, that brings us to the next part of our story, the absolutely incredible task of holding India's very first general election. So here's a quick timeline of how it all happened. First, in January 1950, the Election Commission of India is set up. They appoint a man named Sukumar Sen as the first Chief Election Commissioner. And then, after nearly 2 full years of hard work and preparation, the first general election finally takes place, spanning from October 1951 all the way to February 1952. And trust me, this was no easy job. They faced 2 gigantic challenges right at the start. The first one was something called delimitation. Basically, they had to draw the maps for every single constituency in the entire country. And the second huge task was to create the electoral rolls, which is just a fancy way of saying a list of every single person who was allowed to vote. While making this list, they ran into a really interesting problem. In the very first draft, they found that the names of almost 40 lakh women weren't even there. Instead, they were just listed as, wife of so-and-so or daughter of so-and-so. And the Election Commission, they just said, nope, not happening. They refused to accept it and sent the lists back, demanding that every single woman be registered with her own name. I mean, just to give you an idea of the sheer scale of this thing, we're talking about 17 crore eligible voters. That's 170 million people. They had to elect 489 MPs for the Lok Sabha and over 3,200 MLAs for the states. And to manage all this, more than 3 lakh polling staff had to be trained. Seriously, nothing like this had ever been tried before anywhere on the planet. But maybe the biggest challenge of all was this. Out of all those voters, a massive 85% were illiterate. Only 15% could read or write. So how do you make sure they can vote? Well, the Election Commission came up with a genius idea. They created a special method. Each party got its own unique symbol, and every candidate had a separate ballot box with their party symbol stuck on the outside. This made it super simple for everyone, literate or not, to cast their vote. And you know what? It worked. The mission was a massive success. People turned out to vote in huge numbers. And what's really important is that even the parties that lost, they accepted the results as fair and square. With this one election, India showed the entire world that democracy could work anywhere, not just in rich Western countries. All right, so the election was a huge win for Indian democracy. But it also threw up a new puzzle. How did one single party, the Congress Party, manage to dominate Indian politics for decades while India still remained a proper democracy? Let's dive into that. Just take a look at these numbers from that first election. Out of 489 seats in the Lok Sabha, Congress swept up an incredible 364 of them. Now, everyone expected Congress to win, but nobody expected a victory this massive. To put it in perspective, the party that came in second, the Communist Party, got just 16 seats. That's a huge difference. So the big question for your exam is why? Why did Congress dominate so much? Well, there are 4 key reasons you need to remember. Number 1, its legacy. It was seen as the party that won us our freedom. Number 2, the leaders. All the big popular names like Jawaharlal Nehru were in Congress. 3, its organization. It was the only party that had a presence in literally every town and village. And finally, number 4, it just had a first mover advantage. It was already established while other parties were just starting out. Okay, now listen up, because this is a super important point for your exam. What we had in India was one-party dominance, which is very different from one-party rule, like you might see in a country like China. And what's the difference? Well, in India, it happened in a democracy. Other parties were totally free to compete. It's just that people chose to vote for Congress again and again. It was dominance by popular choice, not dominance by force. So what was the secret sauce? Well, a big part of it was that Congress was a social coalition. The easiest way to think about it is like a giant rainbow party. It had space for everyone, peasants and big industrialists, people from the city and people from villages, people from every caste, every religion and every language group. It was like a huge umbrella that covered all of Indian society.
And it wasn't just socially diverse. It was also an ideological coalition. What does that mean? It means the party was a mishmash of all sorts of different ideas and beliefs. You had revolutionaries and people who believed in non-violence. You had conservatives and radicals. You even had right-wing and left-wing thinkers, all sitting together in the same party. Now, these different groups inside Congress with their different ideas were called factions. And what's interesting is that they would fight and argue with each other for influence, but they would do it inside the party. They didn't leave and form new parties. So in a way, all the real political competition was happening within Congress itself. And strangely, this wasn't a weakness. It actually became the party's biggest strength. And this whole unique structure, being a social coalition, an ideological coalition, and managing all these internal factions, this is what experts call the Congress system. It's a key term you have to remember. It essentially meant that Congress was so big and diverse that it acted as both the ruling party and its own opposition. All right, that was a lot, I know. So let's do a super quick summary of the whole chapter. If you can just remember these next few points, I promise you'll be totally set for your exam. Okay, here we go. Point number 1. India's first election was a huge, almost impossible risk, but it was a massive success that proved democracy could work here. Point number 2, Congress dominated the early years because of its freedom struggle legacy, its amazing organization, and its famous leaders. And finally, point number 3, the secret to its long rule was the unique Congress system, a giant coalition that acted as both the government and the opposition at the same time. And I leave you with one final question to think about. If Congress was so huge that it had all the different ideas and arguments happening inside it, what was the point of the other actual opposition parties back then? What was their role in this system? It's something interesting to consider. All the best. अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन मत लो, सीरियसली, बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें इंडिया आजाद हुआ था। कॉन्टेक्स्ट समझना सबसे जरूरी है यहाँ। तो ऐसा सोचो, इंडिया को आजादी एक बहुत ही मुश्किल और उलझे हुए टाइम में मिली। एक तबाही मचाने वाला वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ था और एक नया ग्लोबल झगड़ा वो पहले से ही शुरू हो रहा था। और ये नया झगड़ा था कोल्ड वॉर। इसने पूरी दुनिया को 2 दुश्मन टीम्स में बांट दिया था। एक तरफ था यूएसए और उसके साथी देश, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसके साथी। हर देश पर प्रेशर था कि भाई एक साइड चुनो। तो जब इंडिया के सामने ये बड़ा सवाल आया, उसने क्या किया? ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जरा ध्यान से सुनना। क्या उसने टीम यूएसए ज्वाइन की या टीम यूएसएसआर? इसका जवाब ही इंडिया की आने वाले कई सालों की फॉरेन पॉलिसी को समझने की चाबी है। इंडिया ने चुना दोनों में से कोई नहीं। उसने अपने लिए एक तीसरा रास्ता बनाया, जिसे कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, या शॉर्ट में नैम। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा स्मार्ट और सिंपल था। किसी का भी साइड न लेकर इंडिया अपनी नई मिली आजादी को बचा सकता था, अपने देश की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे गरीबी उस पर फोकस कर सकता था, और सबसे मजेदार बात, उसे दोनों ही साइड से, यूएसए से भी और यूएसएसआर से भी, आर्थिक और टेक्निकल मदद मिल सकती थी। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये जो पूरी नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी थी इसे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 3 बड़े गोल्स को पूरा करने के लिए बनाया गया था। नेहरू जी का मानना था कि न्यूट्रल रहकर ही इंडिया इन 3 इंपॉर्टेंट गोल्स को हासिल करने का सबसे अच्छा चांस रखता है। पहला, अपनी आजादी और सॉवरेनिटी को बचाना, दूसरा, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखना, और तीसरा, देश की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाना। ठीक है, थियोरी तो अच्छी है, पर अब देखते हैं कि ये पॉलिसी असल जिंदगी में कैसे काम आई। चलो, अपने पड़ोसी देश चाइना के साथ जो हमारा अहम रिश्ता था उस पर नजर डालते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते के उलट चाइना के साथ इंडिया का रिश्ता एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ था। फेमस नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब हिंदुस्तानी और चीनी भाई भाई हैं। इस दोस्ती को 1954 में पंचशील एग्रीमेंट के साथ फॉर्मल भी कर दिया गया। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर बना था, जिसमें एक खास वादा यह भी था कि दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन भाईचारे का यह दौर ज्यादा दिन नहीं चला।
तो गड़बड़ कहाँ हुई? किस चीज ने इस दोस्ती को तोड़ दिया और आखिरकार एक बड़ी जंग तक बात पहुंचा दी? इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, तिब्बत का मुद्दा। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया और दलाई लामा वहां से भाग कर आए तो इंडिया ने उन्हें शरण दी। इस बात से चाइना बहुत नाराज हो गया। दूसरा कारण था एक बड़ा बॉर्डर विवाद। चाइना ने लद्दाख और पूरब में इंडिया के बड़े इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया। ये टेंशन आप समझ लो 10 साल से ज्यादा तक बढ़ता रहा। 1950 में तिब्बत पर कब्जा, 59 में दलाई लामा को शरण देना, ये सब इकट्ठा होता गया और आखिरकार अक्टूबर 1962 में चाइना ने एक बड़ा हमला कर दिया। 1962 की उस जंग का नतीजा इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये एक बड़ी मिलिट्री हार थी जिसने दुनिया भर में हमारी इमेज को खराब किया। इसकी वजह से इंडिया को अमेरिका और ब्रिटेन से मिलिट्री मदद मांगनी पड़ी और हमने अक्साई चिन का एरिया भी खो दिया, जो आज तक एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, एक गहरी सांस लो। चलो इस पूरी चीज को समराइज करते हैं। अगर कल एग्जाम है और दिमाग में कुछ नहीं जा रहा तो अगली स्लाइड तुम्हारा अल्टीमेट चीट शीट है, बस इस पर फोकस करना। और ये स्लाइड पूरे चैप्टर का आप कह सकते हो निचोड़ है। बस ये 5 चीजें याद रख लो। पहला, कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, इंडिया की स्ट्रैटेजी, नॉन अलाइनमेंट यानी नैम। तीसरा, नेहरू के 3 गोल्स, सॉवरेंटी, टेरिटरी और इकोनॉमी। चौथा, 1962 चाइना वॉर के 2 कारण, तिब्बत का मुद्दा और बॉर्डर विवाद। और 5वां, उस जंग से पहले हुआ दोस्ती वाला पंचशील एग्रीमेंट। समझ गए? बस इतना कर लो, पास पक्का। शुरुआत के इन फैसलों और मुश्किल सबकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, वो कठिन अनुभव थे जिन्होंने उस आत्मविश्वासी और आजाद भारत की नींव रखी जिसे हम आज दुनिया के मंच पर देखते हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी को ठीक से समझने के लिए हमें इसको एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह देखना होगा। मतलब एक ऐसा तूफान जिसमें 3 बड़ी बड़ी मुश्किलें एक साथ देश पर आ गईं। ये चैप्टर एक कहानी है कि कैसे देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए। तो हम शुरुआत करेंगे 1971 के ठीक बाद के समय से। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार बहुत पॉपुलर थी, लेकिन कहते हैं ना, तूफान के आने से पहले की शांति, बस वैसा ही कुछ था। ऊपर से सब ठीक था, पर अंदर ही अंदर गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। इस तूफान का जो पहला हिस्सा था वो था इकोनॉमिक, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ। देखिए, 1971 की जंग के बाद देश की आर्थिक हालत पहले से ही थोड़ी खराब थी। फिर एक के बाद एक चीजें खराब होती गईं। दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगे, मॉनसून फेल हो गया और लोगों के लिए नौकरियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। अब जाहिर सी बात है, इन सब चीजों से लोगों में बहुत गुस्सा और नाराजगी फैल गई। अब ये जो आर्थिक परेशानी थी ना, ये शांत नहीं बैठी। इसका असर सीधा सड़कों पर दिखने लगा। बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। और इन प्रोटेस्ट्स को लीड कौन कर रहा था? स्टूडेंट्स, जिनको इसकी सबसे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। गुजरात और बिहार में स्टूडेंट्स ने बढ़ती महंगाई और करप्शन के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन छेड़े। गुजरात का प्रोटेस्ट तो इतना असरदार था कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ही गिर गई, सोच सकते हैं। और उधर बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, वो तो देखते देखते एक बहुत बड़ा पूरे देश का कैंपेन बन गया। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी भी कहते थे, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का इस्तीफा नहीं चाहते थे, नहीं, उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनका मकसद पूरे सिस्टम को, पूरे ढांचे को ही बदलना था। और ये आइडिया, ये सोच पूरे देश में आग की तरह फैल गई। और बिल्कुल उसी वक्त एक और बड़ी चीज हुई। पूरे देश में रेलवे के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी। सोच के देखिए, ट्रेनें बंद, इससे तो पूरा देश जैसे रुक सा गया। इस स्ट्राइक ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया और बेचैनी और नाराजगी के माहौल को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। तो अब देखिए, सरकार एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी, दूसरी तरफ सड़कों पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे। इस तूफान का जो तीसरा और आखिरी हिस्सा था ना, वो आया अदालत से, जुडिशरी के साथ टकराव से। और यही था फाइनल ट्रिगर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के चुनाव को ही इनवैलिड यानी अवैध घोषित कर दिया। इसका मतलब साफ था, कानूनी तौर पर अब उन्हें अपनी पोस्ट से, अपने पद से फौरन इस्तीफा देना पड़ता। तो अब सोचिए, एक तरफ प्रोटेस्ट का प्रेशर और अब अदालत का ऑर्डर कि इस्तीफा दो।
इस सिचुएशन में सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसने इंडियन डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 25 जून 1975 की रात को सरकार ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने संविधान के एक ऐसे प्रोविजन का इस्तेमाल किया जो बहुत ही अजीब, एक्सट्रीम हालातों के लिए बना है। और तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि देश को इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक गड़बड़ी से बहुत बड़ा खतरा है। इसके जो नतीजे थे वो फौरन दिखे और बहुत गंभीर थे। सारे विरोध को दबा दिया गया, प्रेस पर भारी भरकम सेंसरशिप लगा दी गई और सबसे बड़ी बात, देश के नागरिकों ने अपने सबसे जरूरी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स खो दिए। यहाँ तक कि अपने बचाव के लिए अदालत जाने का हक भी छीन लिया गया। लगभग 2 साल बाद आखिरकार इमरजेंसी खत्म हुई और 1977 में चुनाव हुए। इन चुनावों के नतीजों ने साफ साफ दिखा दिया कि जनता सरकार के इस कदम के बारे में क्या सोचती थी। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल इलेक्शन हार गई। विरोधी पार्टियों ने मिलकर एक कोएलिशन बनाया, जनता पार्टी, और उन्होंने साफ बहुमत से जीत हासिल की। सबसे जरूरी बात यह है कि देश ने इस पूरे दौर से कुछ बहुत ही अहम सबक सीखे। संविधान में बदलाव किए गए ताकि आगे चलकर इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल न हो सके, और लोग भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और सतर्क हो गए। तो एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिए, ये क्राइसिस 3 चीजों के परफेक्ट स्टॉर्म से शुरू हुआ: इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स और कोर्ट का फैसला। इसकी वजह से इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी का नतीजा ये हुआ कि सरकार चुनाव हार गई। बस ये 3 पॉइंट्स याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। और ये पूरी कहानी इस चैप्टर के सबसे बुनियादी सवाल को सामने लाती है। सवाल ये कि एक लोकतंत्र जब इतने बड़े संकट का सामना करता है तो वो कैसे न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि उस संकट से निकलकर शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी को ठीक से समझने के लिए हमें इसको एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह देखना होगा, मतलब एक ऐसा तूफान जिसमें 3 बड़ी बड़ी मुश्किलें एक साथ देश पर आ गईं। ये चैप्टर एक कहानी है कि कैसे देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए। तो हम शुरुआत करेंगे 1971 के ठीक बाद के समय से। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार बहुत पॉपुलर थी, लेकिन कहते हैं ना, तूफान के आने से पहले की शांति, बस वैसा ही कुछ था। ऊपर से सब ठीक था पर अंदर ही अंदर गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। इस तूफान का जो पहला हिस्सा था वो था इकोनॉमिक, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ। देखिए, 1971 की जंग के बाद देश की आर्थिक हालत पहले से ही थोड़ी खराब थी। फिर एक के बाद एक चीजें खराब होती गईं। दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगे, मॉनसून फेल हो गया और लोगों के लिए नौकरियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। अब जाहिर सी बात है, इन सब चीजों से लोगों में बहुत गुस्सा और नाराजगी फैल गई। अब ये जो आर्थिक परेशानी थी ना, ये शांत नहीं बैठी। इसका असर सीधा सड़कों पर दिखने लगा। बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। और इन प्रोटेस्ट्स को लीड कौन कर रहा था? स्टूडेंट्स, जिनको इसकी सबसे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। गुजरात और बिहार में स्टूडेंट्स ने बढ़ती महंगाई और करप्शन के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन छेड़े। गुजरात का प्रोटेस्ट तो इतना असरदार था कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ही गिर गई, सोच सकते हैं। और उधर बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, वो तो देखते देखते एक बहुत बड़ा पूरे देश का कैंपेन बन गया। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी भी कहते थे, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का इस्तीफा नहीं चाहते थे, नहीं, उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनका मकसद पूरे सिस्टम को, पूरे ढांचे को ही बदलना था। और ये आइडिया, ये सोच पूरे देश में आग की तरह फैल गई। और बिल्कुल उसी वक्त एक और बड़ी चीज हुई। पूरे देश में रेलवे के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी। सोच के देखिए, ट्रेनें बंद, इससे तो पूरा देश जैसे रुक सा गया। इस स्ट्राइक ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया और बेचैनी और नाराजगी के माहौल को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। तो अब देखिए, सरकार एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी, दूसरी तरफ सड़कों पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे। इस तूफान का जो तीसरा और आखिरी हिस्सा था ना, वो आया अदालत से, जुडिशरी के साथ टकराव से। और यही था फाइनल ट्रिगर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के चुनाव को ही इनवैलिड यानी अवैध घोषित कर दिया। इसका मतलब साफ था,
कानूनी तौर पर अब उन्हें अपनी पोस्ट से, अपने पद से फौरन इस्तीफा देना पड़ता। तो अब सोचिए, एक तरफ प्रोटेस्ट का प्रेशर और अब अदालत का ऑर्डर कि इस्तीफा दो। इस सिचुएशन में सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसने इंडियन डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 25 जून 1975 की रात को सरकार ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने संविधान के एक ऐसे प्रोविजन का इस्तेमाल किया जो बहुत ही अजीब, एक्सट्रीम हालातों के लिए बना है। और तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि देश को इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक गड़बड़ी से बहुत बड़ा खतरा है। इसके जो नतीजे थे वो फौरन दिखे और बहुत गंभीर थे। सारे विरोध को दबा दिया गया, प्रेस पर भारी भरकम सेंसरशिप लगा दी गई और सबसे बड़ी बात, देश के नागरिकों ने अपने सबसे जरूरी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स खो दिए। यहाँ तक कि अपने बचाव के लिए अदालत जाने का हक भी छीन लिया गया। लगभग 2 साल बाद आखिरकार इमरजेंसी खत्म हुई और 1977 में चुनाव हुए। इन चुनावों के नतीजों ने साफ साफ दिखा दिया कि जनता सरकार के इस कदम के बारे में क्या सोचती थी। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल इलेक्शन हार गई। विरोधी पार्टियों ने मिलकर एक कोएलिशन बनाया, जनता पार्टी, और उन्होंने साफ बहुमत से जीत हासिल की। सबसे जरूरी बात यह है कि देश ने इस पूरे दौर से कुछ बहुत ही अहम सबक सीखे। संविधान में बदलाव किए गए ताकि आगे चलकर इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल न हो सके, और लोग भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और सतर्क हो गए। तो एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिए, ये क्राइसिस 3 चीजों के परफेक्ट स्टॉर्म से शुरू हुआ: इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स और कोर्ट का फैसला। इसकी वजह से इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी का नतीजा ये हुआ कि सरकार चुनाव हार गई। बस ये 3 पॉइंट्स याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। और ये पूरी कहानी इस चैप्टर के सबसे बुनियादी सवाल को सामने लाती है। सवाल ये कि एक लोकतंत्र जब इतने बड़े संकट का सामना करता है तो वो कैसे न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि उस संकट से निकलकर शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। तो चलिए इस चैप्टर को जल्दी से एकदम टू द पॉइंट समझेंगे। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम पास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए हम एक सिंपल सा रोड मैप फॉलो करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये टॉपिक पॉलिटिक्स से जुड़ा क्यों है, फिर हम ग्लोबल अवेयरनेस की कहानी, नॉर्थ और साउथ के बीच की बड़ी बहस और उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। आखिर में हम इंडिया का स्टैंड देखेंगे और एक क्विक समरी के साथ इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, एनवायरनमेंट, जो सुनने में एक ज्योग्राफी का टॉपिक लगता है, वो पॉलिटिकल साइंस में क्यों है? जवाब बहुत सिंपल सा है। जब भी सरकारों को हम सबके कॉमन रिसोर्सेज जैसे नदियां, हवा या जंगल को मैनेज करने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं, तो बस वहीं से पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब साफ है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो, जंगलों की कटाई रोकनी हो या फिर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करना हो, ये सब के सब पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। असल में ये इस बात की पॉलिटिक्स है कि इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल किसका होगा, उन्हें मैनेज कौन करेगा और फायदा किसको मिलेगा। एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान के बारे में पूरी दुनिया एक रात में जागरूक नहीं हुई। ये धीरे धीरे हुआ, कुछ ऐसे खास मोमेंट्स के जरिए जिन्होंने सच में दुनिया को झंझोड़ कर जगा दिया और सबको इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। ये टाइमलाइन हमें वो कहानी बताती है कि कैसे दुनिया को धीरे धीरे एहसास हुआ कि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या है। 72 में लिमिट्स टू ग्रोथ ने पहली बार खतरे की घंटी बजाई। फिर 87 में ब्रैंटलन रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मशहूर आइडिया सामने रखा और आखिर में 92 के रियो समिट ने इसे एक टॉप लेवल ग्लोबल पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो है एक बहुत बड़ी बहस। ये बहस है 2 ग्रुप्स के बीच में, ग्लोबल नॉर्थ यानी जो डेवलप देश हैं और ग्लोबल साउथ यानी जो डेवलपिंग देश हैं। और इनकी बहस इस बात पर है कि एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचा है उसकी सफाई कौन करेगा। इसको ऐसे सोचिए, अगर एक रूम में एक रूममेट सालों से गंदगी फैला रहा है तो क्या एक नए रूममेट्स को आते ही उस सारी गंदगी को बराबर बराबर साफ करना चाहिए? बस यही सवाल देशों के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो यहाँ पर दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। ग्लोबल नॉर्थ यानी डेवलप्ड देश कहते हैं, छोड़ो पुरानी बातें, आज से सबकी जिम्मेदारी बराबर।
वहीं ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग देश कहते हैं ऐसे कैसे, जिसने इतिहास में ज्यादा पोल्यूशन किया है, यानी आपने, वो ज्यादा जिम्मेदारी भी उठाए। हमारी पहली प्रायोरिटी तो अभी अपने लोगों का डेवलपमेंट करना है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको ध्यान से समझना। ओके, तो इतने बड़े झगड़े को सॉल्व कैसे किया जाए? तो इस नॉर्थ साउथ की बहस के सॉल्यूशन के रूप में दुनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर राजी हुई। इसका नाम है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या शॉर्ट में कहें तो CBDR। चलिए इस टर्म को आसान भाषा में तोड़ते हैं। कॉमन का मतलब है कि एनवायरनमेंट को बचाना सबका काम है, लेकिन डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि जिन लोगों ने अतीत में ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, यानी डेवलप्ड देशों ने, उन्हें अब ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। इस टर्म को याद रखिएगा, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। तो इस पूरे ग्लोबल बहस में इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया का जो स्टैंड है वो उन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जिनकी हमने अभी बात की, खासकर CBDR पर। इंडिया का स्टैंड हमेशा से बहुत कंसिस्टेंट रहा है। वो CBDR के प्रिंसिपल को जोर जोर से सपोर्ट करता है और कहता है कि डेवलपमेंट उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी है और उसने इतिहास में बहुत कम पोल्यूशन किया है। साथ ही इंडिया हमेशा ये भी बताता है कि उसकी पर कैपिटा एमिशंस यानी प्रति व्यक्ति पोल्यूशन डेवलप्ड दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब इस पूरे चैप्टर को कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। अगर आगे आने वाले सिर्फ ये पॉइंट्स भी याद रह गए तो एग्जाम के लिए काफी है। बस इतना ही है। अगर ये 4 पॉइंट समझाए जा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या निकला और इंडिया कहाँ खड़ा है, तो समझ लीजिए कि चैप्टर का कोर समझ में आ गया और मेन क्वेश्चंस के जवाब दिए जा सकते हैं। इतना सिंपल है ये। और मैं आपको इस सोच के साथ छोड़ता हूँ, आज जब क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा संकट बन चुका है, तो क्या हमें इन जिम्मेदारियों को फिर से डिफाइन करने की जरूरत है, या हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आर्गुमेंट अब भी सबसे न्यायपूर्ण है? यही वो टेंशन है जो आज भी जारी है। इस पर जरूर सोचना। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। हाँ, ये आपके लिए ही है। अगर टेंशन हो रही है कि तैयारी कैसे करें, तो चिंता बिल्कुल मत करो। अगले कुछ ही मिनट्स में हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से कवर कर लेंगे। बस ध्यान से सुनना और आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर यूएन के सबसे पावरफुल हिस्से को समझेंगे, रिफॉर्म्स पर जो बहस चल रही है उस पर बात करेंगे, और आखिर में मैं आपको एग्जाम के लिए एक क्विक समरी दूंगा। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आखिर हैं ही क्यों? क्या दुनिया इनके बिना काम नहीं चला सकती? चलिए पता लगाते हैं। ये कोट यूएन के मकसद को एकदम परफेक्टली बताता है। मतलब इसका काम कोई जन्नत बनाना नहीं है, इसका असली काम है दुनिया को नर्क से, यानी बड़ी बड़ी तबाहियों से, जैसे वर्ल्ड वॉर्स और ग्लोबल कियोस से बचाना। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। और ये कोट इस बात को और भी साफ कर देता है। कई लोग यूएन को सिर्फ एक टॉकिंग शॉप समझते हैं, जहां नेता बस भाषण देते हैं। लेकिन जैसा चर्चिल ने कहा था, हथियारों से लड़ने से कहीं बेहतर है कि बातों से लड़ा जाए। यही बातचीत, यही डायलॉग झगड़े को रोकता है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात आती है। आज की बड़ी प्रॉब्लम जैसे पैंडेमिक या क्लाइमेट चेंज, ये किसी एक देश की सीमा में नहीं रहती। कोई भी एक देश अकेले इनसे नहीं निपट सकता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं जहां सभी देश मिलकर काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन फोकस पर, यानी यूनाइटेड नेशंस पर। यूएन का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राख से हुआ था। दुनिया ने इतनी तबाही देखी थी कि कोई भी इसे दोहराना नहीं चाहता था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे दुनिया के लीडर्स एक साथ आए और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो एक और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके। उन्होंने अपने पिछले अनुभव यानी लीग ऑफ नेशंस की गलती से सीखने की कोशिश की, और ये नंबर इसकी ग्रोथ को दिखाता है। शुरुआत में सिर्फ 51 ओरिजिनल मेंबर्स थे और आज 193 हैं। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के लगभग हर देश ने इसकी अहमियत को माना है। लेकिन यूएन के अंदर सब बराबर नहीं है। वैसे तो इसके कई हिस्से हैं, पर असली पावर एक बहुत ही खास जगह पे है। चलिए उसी पर एक नजर डालते हैं। और ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, जनरल असेंबली दुनिया की संसद जैसी है, जहां हर किसी को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन उनके फैसले जरूरी नहीं कि माने ही जाएं। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी काउंसिल एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल क्लब है,
जिसके फैसले कानून की तरह होते हैं। हर मेंबर को उन्हें मानना ही पड़ता है। तो इस पावरफुल क्लब में हैं कौन? ये 5 देश। अब सवाल उठता है कि इन्हें परमानेंट मेंबर्स क्यों चुना गया? क्योंकि 1945 में जब यूएन बना था, तब यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें मानी जाती थीं। यही वो देश थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। और ये है वो पावर जो इन्हें असल में इतना ताकतवर बनाती है, वीटो पावर। इसका मतलब ये है कि इन 5 देशों में से कोई एक भी अकेले ही किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी के 14 मेंबर्स हाँ बोल दें। अगर एक भी परमानेंट मेंबर ने ना कह दिया तो बस वो मामला वहीं खत्म हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी बहस को देखते हैं। सवाल ये है कि 1945 का ये सेटअप आज की दुनिया के लिए कितना रेलेवेंट है। रिफॉर्म की पूरी बहस का यही केंद्र है। देखिए, दुनिया 75 साल पहले जैसी नहीं रही, पूरी तरह बदल चुकी है। तो फिर दुनिया की सबसे पावरफुल कमेटी आज भी उसी पुराने स्ट्रक्चर को क्यों दिखाती है? कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। चाइना और इंडिया जैसी नई इकोनॉमिक पावर्स तेजी से ऊपर आ रही हैं। आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसे नए खतरे हैं जो 1945 में ग्लोबल इश्यूज थे ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि 1945 का पावर स्ट्रक्चर आज की सच्चाई से मेल नहीं खाता। तो लोग मांग क्या रहे हैं? मुख्य रूप से 2 चीजें। पहला, स्ट्रक्चर को बदलो और देशों को, खास करके उभरती हुई ताकतों को परमानेंट सीट दो। दूसरा, इस बात पर फिर से सोचो कि यूएन को आखिर करना क्या चाहिए। क्या उसे सिर्फ युद्ध और शांति पर फोकस करना चाहिए या हेल्थ और डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर भी? ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया। अब चलिए इस सब को उन की पॉइंट्स में समेट लेते हैं जिन्हें आपको एग्जाम पास करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसे अपनी लास्ट मिनट रिवीजन समझिए। अगर इस पूरे चैप्टर से सिर्फ 4 बातें याद रखनी हो तो वो ये है। यूएन का मेन काम है देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना। असली पास सिक्योरिटी काउंसिल और उसके पास वीटो के रूप में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल आज के हिसाब से पुरानी हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। बस ये 4 चीजें याद रखो, आप बिल्कुल ठीक रहोगे। और मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। ये सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं है, बल्कि एक असली सवाल है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। इस पर जरूर सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। चलो इस पूरे चैप्टर को फटाफट और आसानी से समझते हैं। तो ये है हमारा प्लान। हम इन 5 सिंपल स्टेप्स में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ एकदम क्लियर और समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सिक्योरिटी शब्द का असल में मतलब क्या होता है। अगर ये एक आइडिया समझ आ गया तो पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो सिक्योरिटी का मतलब है खतरों से आज़ादी। जब कोई खतरा ना हो, कोई डर ना हो, तो हम सिक्योर महसूस करते हैं। ये किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षित होने की एक स्थिति है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है। हमारी जिंदगी में और एक देश के लिए तो अनगिनत खतरे होते हैं, तो क्या हर एक खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है? इसका जवाब है नहीं। तो ये है सबसे जरूरी पॉइंट। कोई भी खतरा सिक्योरिटी इशू तभी बनता है जब वो किसी देश की कोर वैल्यूज पर हमला करता है। इन्हें आप किसी देश के वो बुनियादी सिद्धांत समझ सकते हैं जो उसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि अपने फैसले खुद लेने की आजादी, जिसे हम सॉवरेंटी कहते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस और उसका पूरा जमीनी इलाका। अगर इन पर हमला होता है तो नुकसान इतना बड़ा होता है कि देश आसानी से उभर नहीं पाता। यही चीज इसे एक सिक्योरिटी थ्रेट बनाती है। समय के साथ खतरों का रूप भी बदला है और इसीलिए सिक्योरिटी को लेकर हमारी समझ भी विकसित हुई है। हम मोटे तौर पर सिक्योरिटी को 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये एक तरह से पूरे चैप्टर का सार है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी स्टेट यानी देश पर फोकस करती है और खतरा आमतौर पर दूसरे देश की मिलिट्री से होता है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में फोकस ह्यूमन यानी लोगों पर आ जाता है और खतरे कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे बीमारी, गरीबी या कोई कुदरती आफत। चलिए पहले ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं। ये सिक्योरिटी का क्लासिक आइडिया है कि कैसे एक देश अपनी सीमाओं और अपनी कोर वैल्यूज को दूसरे देश के मिलिट्री अटैक से बचाता है। जब किसी देश पर युद्ध का खतरा होता है तो उसकी सरकार के पास 3 मेन चॉइस होती हैं। वे सरेंडर कर सकते हैं, जो कोई भी सरकार खुले तौर पर नहीं करना चाहती।
वे लड़कर अपना बचाव कर सकते हैं, या जो सबसे आम स्ट्रैटेजी है वो है डेटरेंस का इस्तेमाल करना, जिसका मतलब है खुद को इतना ताकतवर बना लो कि दुश्मन हमला करने की हिम्मत ही ना करे। तो देश खुद को मजबूत कैसे बनाते हैं? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें आप अपने दुश्मन की मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन ने किया था। दूसरा है अलायंस बिल्डिंग, जिसमें आप दूसरे देशों के साथ टीम बना लेते हैं, जैसे कि नेटो। लेकिन ट्रेडिशनल खतरे हमेशा बाहर से नहीं आते। कभी कभी किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी अपनी सीमाओं के अंदर से ही पैदा हो सकता है, और ये स्लाइड इसी बात को एकदम साफ दिखाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ताकतवर पश्चिमी देश मुख्य रूप से दूसरे देशों से होने वाले बाहरी खतरों को लेकर चिंतित थे, लेकिन एशिया और अफ्रीका के नए नए आज़ाद हुए देशों को बाहरी खतरों के साथ साथ अंदरूनी खतरों से भी निपटना पड़ा, जैसे कि अलगाववादी आंदोलन जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सोचना आसान है कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा और बचाव है, पर ऐसा नहीं है। देश, यहाँ तक कि दुश्मन देश भी लगातार युद्ध से बचने के लिए सहयोग करने के तरीके खोजते हैं। वे ऐसा 3 मुख्य तरीकों से करते हैं। पहला है डिसआर्ममेंट, जिसमें देश कुछ खास तरह के हथियारों को पूरी तरह से छोड़ने पर सहमत होते हैं। दूसरा है आर्म्स कंट्रोल, जिसका मकसद हथियारों को रेगुलेट करना है, जैसे कि एनपीटी, जो न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को सीमित करती है। और तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जिसमें देश गलतफहमियों से बचने के लिए एक दूसरे के साथ मिलिट्री जानकारी साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सिक्योरिटी के दूसरे प्रकार पर, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ये एक मॉडर्न नजरिया है जो स्वीकार करता है कि सेनाएं और युद्ध ही एकमात्र खतरे नहीं हैं जिनका हम सामना करते हैं। और ये समझने के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम स्टेट की रक्षा कर रहे थे, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में फोकस स्टेट से हटकर ह्यूमन पर आ जाता है। हम व्यक्तियों और पूरी मानवता की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसी आइडिया को ह्यूमन सिक्योरिटी कहा जाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई देश सुरक्षित है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लोग भी सुरक्षित हैं। कभी कभी सरकारें खुद अपने ही नागरिकों के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए सच्ची सिक्योरिटी लोगों की रक्षा करने में है। ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर भी 2 अलग-अलग नजरिए हैं। नैरो व्यू सिर्फ लोगों को हिंसा से बचाने पर फोकस करता है, लेकिन ब्रॉड व्यू में भूखमरी, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे सभी बड़े खतरों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये चीजें भी इंसान के जीवन और सम्मान के लिए किसी हथियार जितनी ही खतरनाक हैं। ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब आपके एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप। अगर आप बस ये कुछ बातें याद रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। तो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, पहला, सिक्योरिटी का मतलब है कोर वैल्यूज को खतरों से आजादी। दूसरा, 2 प्रकार हैं, ट्रेडिशनल जो स्टेट पर फोकस करती है और नॉन ट्रेडिशनल जो ह्यूमन पर फोकस करती है। तीसरा, ट्रेडिशनल खतरों के जवाब में सरकारें सरेंडर कर सकती हैं, बचाव कर सकती हैं या रोक सकती हैं। चौथा, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सिक्योरिटी का फोकस स्टेट से बढ़कर ह्यूमन तक फैल गया है। और पांचवां, देश संघर्ष को सीमित करने के लिए डिसआर्ममेंट और आर्म्स कंट्रोल जैसे सहयोग के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? और मैं आपको सोचने के लिए इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। आज की दुनिया में किसी देश की असली ताकत क्या है? क्या ये उसकी मिसाइलों और टैंकों में है, या उसके स्वस्थ, पढ़े लिखे और सुरक्षित नागरिकों में है? इस पर जरूर सोचिएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। Alright, so what's the game plan for this chapter? It's pretty simple actually. First up, we'll get a handle on what South Asia even is. Then, it's story time. We'll look at the political journeys of Pakistan and Bangladesh. After that, we'll check out the very different challenges faced in Sri Lanka and Nepal. And to wrap it all up, we'll zoom out for the big picture and go through a super quick recap of everything needed for the exam. Okay, first things first. Let's get the basics right. What exactly is South Asia? What countries are we even talking about here? So when we talk about South Asia, we are talking about these 7 countries right here. It helps to think of it as a very distinct neighborhood in Asia.
It's kind of naturally walled off by the massive Himalayas in the north and surrounded by these vast oceans in the south. This geography, it plays a huge part in its politics and culture. But here is the single most important idea to remember for this entire chapter. Even with all their conflicts, all their different political systems, the ordinary people across all these countries share one single powerful dream. They want democracy. This is the central idea we'll see over and over again. Now let's get into our first case study, Pakistan. Its journey with democracy has been, well, less of a straight road and more of a wild roller coaster ride, kind of like a revolving door. And that leads us to a really important question, one that tends to pop up in exams quite a bit. Why has democracy had such a tough time planting its roots firmly in Pakistan? This timeline just shows that pattern so perfectly. I mean, look at the years. There's a period of civilian rule and then bam, a military takeover. Then democracy comes back, only to be followed by another military coup. This constant back and forth, this revolving door between democracy and army rule, that's the heart of Pakistan's political story. So why does this keep happening? For the exams, just lock in these three key reasons. First, some really powerful groups inside the country, we're talking the military, the clergy, the big landowners, they have a massive influence. Second, the ongoing conflict with India. This basically gives the army a reason to say, hey, we need to be in charge. And third, there hasn't really been a lot of strong, consistent pressure from other countries pushing for a stable democracy. Next up, Bangladesh. Now, this is a really powerful story. It's about how an entire nation was born out of a fight to protect its unique culture and its own identity. See, before 1971, Bangladesh didn't exist. It was actually known as East Pakistan. The big problem was that it was ruled by West Pakistan, which tried to force its own culture and its language, Urdu, onto the Bengali-speaking people there. And this, as you can imagine, created huge resentment. And things went from bad to worse fast. It all started when the leader from East Pakistan actually won an election, but West Pakistan just refused to accept the result. This led to a really brutal military crackdown by the West Pakistani army. Millions of refugees poured into India, creating a massive crisis, which then led to a war in 1971. With India's help, East Pakistan finally won its independence and became the new nation of Bangladesh. Alright, let's switch gears and look at two more countries, Sri Lanka and Nepal. They also faced some major challenges to democracy, but their problems came from inside their own societies and in very different ways. Now, in Sri Lanka, the problem wasn't a military coup like in Pakistan. Instead, its democracy was threatened by a long and very bloody ethnic conflict. The fight was between the majority Sinhala community and the minority Tamil community, and it led to decades of civil war. And then there's Nepal. Its story is about the people's long struggle against their own king. It was a really complex three-way fight between the king, the pro-democracy activists, and the Maoist rebels. This whole struggle finally ended in 2008 when the monarchy was completely thrown out and Nepal became a democratic republic. So now that we've seen some of the individual stories, let's zoom out and take a look at the big picture for South Asia as a whole. And this brings us right back to our main point from the beginning. Despite all the conflict, all the instability we've just talked about, surveys show one thing very clearly. The huge majority of ordinary people in South Asia believe in democracy. They prefer it over any other system of government. In this whole regional picture, India's role is, well, it's complicated. Sometimes it acts like a helpful big brother giving aid and support. But other times, it has its own conflicts and arguments with its smaller neighbors, especially when it comes to things like borders and resources. Okay, time to bring it all home with a quick recap. If one can just remember these key points, that's half the battle for the exam. So to boil the whole chapter down, remember that Pakistan's big struggle was with the military. Bangladesh's was a fight for its cultural identity. Sri Lanka's challenge was ethnic conflict, and Nepal's was the fight to remove its monarchy.
The key takeaway? Each country had its own unique mountain to climb, but they were all heading towards the same goal, democracy. And that leaves us with a final question to think about. Now that democracy is becoming the standard across South Asia, what is the next big challenge for the region to tackle? Something to ponder. अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। अच्छा तो चलो इस चैप्टर को समझते हैं। पूरा चैप्टर ना बस एक बड़े से सवाल के आसपास घूमता है जो 1960s में पूरे इंडिया को परेशान कर रहा था। तो देखो, कहानी शुरू होती है मई 1964 से, जब इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। ये सिर्फ एक लीडर का जाना नहीं था, ये एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जहां कुछ भी पक्का नहीं था, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी थी। सोचो, उस टाइम इंडिया पर एक साथ कितनी सारी मुश्किलें आ गई थी। गरीबी, दो जंग, खाने की कमी और अब लीडरशिप का भी संकट। इसीलिए बहुत से लोग 1960s के दशक को खतरनाक दशक या डेंजरस डेकेड कहते हैं। लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी ने सबको गलत साबित किया। नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ी आसानी से एक नए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर को चुना, लाल बहादुर शास्त्री। अब शास्त्री जी का प्रधानमंत्री का टाइम छोटा था, 1964 से 1966 तक, लेकिन चैलेंजेस से भरा हुआ था। उन्हें खाने की कमी और 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग, दोनों से निपटना पड़ा। और इसी दौरान उन्होंने अपना मशहूर नारा दिया, जय जवान जय किसान, मतलब सैनिक की जय हो, किसान की जय हो। 1966 में शास्त्री जी की अचानक डेथ के बाद लीडरशिप का सवाल फिर से खड़ा हो गया। एक कॉन्टेस्ट के बाद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी तीसरी प्रधानमंत्री बनी और अब स्टेज तैयार था नेहरू के बिना पहले इलेक्शन के लिए। 1967 के इलेक्शन रिजल्ट्स इतने शॉकिंग थे ना कि उन्हें राजनीतिक भूकंप यानी पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि कांग्रेस 9 राज्यों में पावर से बाहर हो गई थी। आजादी के बाद पहली बार देश पर कांग्रेस की पकड़ इतनी ढीली पड़ गई थी। नेशनल लेवल पर भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें तब तक के सबसे कम वोट शेयर और सीट्स मिले। तो इसका सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि 1967 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। इसने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया और कई नए आइडियाज और टर्म्स सामने आए। सबसे पहला बड़ा ट्रेंड था गैर कांग्रेसवाद या नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रेटजी, जिसे सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया। आइडिया बहुत सिंपल था, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे उनकी सोच कितनी भी अलग क्यों ना हो, कांग्रेस को हराने के लिए एक हो जाएं। अब क्योंकि कई राज्यों में किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, इस वजह से मिलीजुली सरकारें बनने लगी, जिन्हें कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इन्हें अक्सर एसवीडी यानी संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता था। एक और चीज जो बहुत आम हो गई वो थी दल बदल या डिफेक्शन। इसका मतलब है कि नेता एक पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते थे। ये काम इतना कॉमन हो गया था कि इसके लिए एक मुहावरा ही बन गया, आया राम गया राम। यह हरियाणा के एक असली इंसिडेंट से निकला था और उस समय के पॉलिटिकल उथल-पुथल को बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देता है। एक तरफ तो कांग्रेस बाहर से चैलेंजेस झेल रही थी, लेकिन पार्टी के अंदर उससे भी एक बड़ी लड़ाई पक रही थी। चलो देखते हैं कि ये कैसे एक पूरी पार्टी के टूटने तक पहुंची। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सीनियर लीडर्स का ग्रुप था, जिसे सिंडिकेट कहते थे। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी, ये सोचकर कि वो उनकी सलाह पर चलेंगी। पर इंदिरा गांधी अपनी अथॉरिटी बनाना चाहती थी। ये जो पावर स्ट्रगल थी, ये 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खुलकर सामने आ गई। सिंडिकेट ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी को सपोर्ट किया और कॉन्शियस वोट की अपील की। और हुआ ये कि उनका कैंडिडेट जीत गया। ये पार्टी लीडरशिप को सीधी चुनौती थी। इसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। पार्टी अब ऑफिशियल तौर पर 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, कांग्रेस ओ, जिसे सिंडिकेट चला रहा था, और कांग्रेस आर, जिसे इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। चलो, ये काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, तो एक क्विक फायर रिकैप करते हैं। अगर सिर्फ ये की पॉइंट्स भी याद रख लोगे तो एग्जाम आराम से पास कर जाओगे। ठीक है, तो बस ये पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। याद रखो, डेंजरस डेकेड यानी 60s का दशक, जंग, खाने की कमी और नेहरू के बाद अनसर्टेनिटी। फिर आया पॉलिटिकल अर्थक्वेक
यानी 1967 का इलेक्शन, जिसने नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रैटेजी और आया राम गया राम वाला दल बदल का कल्चर शुरू किया। और आखिर में सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच की लड़ाई, जिसने 1969 में पार्टी को कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में तोड़ दिया। तो ये थी कहानी कि कैसे एक जमाने में सबसे मजबूत कांग्रेस सिस्टम को बाहर से भी और अंदर से भी चुनौती मिली, जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, पार्टी को तोड़ के क्या इंदिरा गांधी लोकतंत्र बचा रही थी या सिर्फ अपने लिए पावर हासिल? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? टेंशन मत लो, सीरियसली बस इतना कर लो, 100% पास हो जाओगे। Okay, let's dive into this chapter. We're going to break it down into the most important parts that you absolutely have to know for your exam. We'll skip all the complicated stuff and just focus on what you need to pass. All right, first things first, we need to set the scene. To really get why places like the European Union and China became so powerful, we have to rewind a little bit to right after the Cold War ended. That's where this whole story begins. So, for nearly 50 years, you can think of the world as a two-player match. It was the USA on one side and the USSR on the other. But then in 1991, something huge happened. The USSR just fell apart. And just like that, the USA was the only superpower left. This created this huge power vacuum, right? The world couldn't just have one country in charge forever. It was pretty obvious that new players would have to step onto the field. So the big question was, who was it going to be? Well, that's where these new centers of power come into the picture. So let's talk about our first major power center, the European Union. I mean, think about it. After World War II, Europe was just a pile of rubble. These were countries that had been enemies for centuries. So how on earth did they manage to team up and become a global force? The leaders in Europe basically had a very simple choice. They could either keep up the old fights that had just wrecked their continent, or they could try something new, rebuild together. And luckily for everyone, they chose to cooperate. And this is super important. The EU didn't just pop into existence overnight. It was built piece by piece very logically. First, the US helped them out with money. That was the Marshall Plan. Then they formed groups to manage that money and start trading with each other. And slowly, bit by bit, it got more political, until finally in 1992, the European Union was officially created. It just goes to show you, small steps can lead to massive change. So the key thing to get here is that the EU went from being just an economic club to something way more political. I mean, it started acting like a single country. It has its own flag, its own anthem, and of course, a common currency, the euro. They never quite got a constitution passed, but their level of teamwork is still pretty incredible. And today, well, the EU's influence is just massive. Its economy is gigantic, and the euro gives the US dollar a real run for its money. Politically, because France has a permanent seat on the UN Security Council, the whole EU has a powerful voice. And if you combine all their armies, well, they're second only to the United States. Okay, let's switch gears and head over to Asia, where we see a totally different style of teamwork. The countries in Southeast Asia also needed to unite after years of conflict, just like Europe, but they decided to do it, well, their own way. Now this is a phrase you have to remember for your exam, the ASEAN way. It's completely different from the EU. It's not about creating a new super government. It's all about countries working together while making sure that every single member stays independent and in charge of their own business. It's all about respect and not stepping on each other's toes. This slide is great because it puts them side by side. You can really see the difference. The EU's way was to build a government on top of the national governments. ASEAN's way was all about governments just talking and working with each other as equals. Two totally different approaches, both leading to regional power. So at first, ASEAN was pretty much all about money and economics. But as it got more confident, it expanded its vision. These three pillars, security, economy, and culture, show that they wanted to cooperate on everything, from preventing wars to bringing their people closer together, all while sticking to that informal ASEAN way. And that brings us to our third major power center. But this one's different. It's not a team of countries, it's one single giant, China. The way its economy has grown in the past few decades is so fast and so big, it has completely rewritten the rules of world politics. For a long time after its 1949 revolution, China was basically closed for business. But in 1978, its leaders made a game-changing decision to open up the economy. And that single decision kicked off one of the most incredible economic booms in the history of the world. Just look at that number, 2040.
That one date is why everyone is paying so much attention to China. It's the year many experts predict that China's economy will actually become bigger than America's. It really shows you just how massive and how fast this change has been. So how did this happen? Well, it wasn't just one magic ingredient. It was like the perfect recipe for growth. You had a huge population for labor, a massive country full of resources, a perfect location for trade, and on top of all that, a strong government that could point all of that power in one direction: economic growth. Okay, I know that was a lot to take in, but listen, if you're feeling a bit stressed, don't be. If you only remember the stuff on this next slide, I promise you will be able to answer the most important questions on this chapter. This is your pass ticket. Okay, this is it, the ultimate cheat sheet. Pause here if you have to, take a picture of the screen, write this down, whatever you need to do to lock this in. It boils everything down. The EU is all about deep integration. ASEAN is about cooperation without losing independence. And China is all about that super fast economic rise. If you know this table, you are going to be just fine. So we've gone from a world of 2 powers to 1, and now it's a lot more complicated. As these new power centers like the EU, ASEAN, and China keep getting stronger, how do you think that's going to change the world you live in? That's really the big question to think about. Good luck with your... अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन मत लो सीरियसली, बस इतना कर लो 100% पास हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये चैप्टर असल में एक कहानी है, एक बहुत बड़ी ताकतवर टीम की कहानी जो बस गायब हो गई। इसे एक मुश्किल हिस्ट्री लेसन की तरह मत देखो, बस ये सोचो कि ये एक मजेदार कहानी है और मेरे साथ साथ चलते रहो। यही वो सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आखिर सोवियत यूनियन, एक ऐसी सुपर पावर जो अमेरिका को टक्कर देती थी, वो अचानक से खत्म कैसे हो गई? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सोचो, एक वर्ल्ड गेम चल रहा है जिसके 2 कैप्टन हैं और अचानक उनमें से एक बस मैदान छोड़कर चला जाता है। हम ये पता लगाएंगे कि ऐसा आखिर क्यों और कैसे हुआ। तो हमारी कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के समय से। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया मूल रूप से 2 बड़े कैंप्स में बट गई थी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मानो जैसे स्कूल में 2 बड़े ग्रुप्स बन जाते हैं। पूरी दुनिया टीम यूएसए और टीम यूएसएसआर में बट चुकी थी। अब देखो, यहाँ एक शब्द है बाइपोलैरिटी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। बाइ का मतलब होता है 2, तो बाइपोलर दुनिया का मतलब था कि सारी ग्लोबल पावर 2 मेन सेंटर्स या 2 ध्रुवों में सिमट गई थी। एक टीम का कैप्टन था यूएसए और दूसरी टीम का कैप्टन था सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर भी कहते हैं। इन दोनों की दुश्मनी की जड़ थी इनकी बिल्कुल अलग अलग सोच। टीम यूएसए मानती थी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी में। उनका फोकस था प्राइवेट बिजनेस पर, मुनाफे पर और हर इंसान की आज़ादी पर। वहीं दूसरी तरफ टीम यूएसएसआर का पूरा जोर था सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर। यहाँ सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती थी ताकि एक बराबरी वाला समाज बन सके जहाँ किसी एक व्यक्ति की दौलत से ज्यादा पूरे समाज की भलाई जरूरी हो। और हाँ, इन दोनों टीमों के अपने अपने मिलिट्री ग्रुप्स भी थे। टीम यूएसए ने एक मिलिट्री संगठन बनाया जिसका नाम था नेटो। इसके जवाब में यूएसएसआर ने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम था वॉरसॉ पैक्ट। नियम बिल्कुल सीधा था, जैसे स्कूल के ग्रुप्स में होता है। अगर ग्रुप के किसी भी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे ग्रुप पर हमला माना जाएगा, मतलब एक सबके लिए और सब एक के लिए। अच्छा, 1 मिनट के लिए टॉपिक बदलते हैं। इसकी गिरने की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर यूएसएसआर इतना ताकतवर था कैसे। वो सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक बहुत बड़ा सुपर सिस्टम था। तो इसकी ताकत का राज क्या था? क्या चीज उसे सुपर पावर बनाती थी? देखिए, पहली बात तो ये कि इसकी इकोनॉमी दुनिया में दूसरे नंबर पर थी, बस अमेरिका से पीछे। इसके पास एनर्जी रिसोर्सेज का भंडार था, तेल, लोहा, स्टील, सब कुछ। इसका कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत एडवांस्ड और बड़ा था। देश इतना आत्मनिर्भर था कि यहाँ की इंडस्ट्री पिन से लेकर कार तक सब कुछ बनाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, सरकार हर नागरिक को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की गारंटी देती थी। हेल्थ केयर, एजुकेशन, बच्चों की देखभाल, सब कुछ सरकार देती थी। मतलब कागज पर तो ये एक परफेक्ट सिस्टम लगता था। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सोवियत सिस्टम इतना ताकतवर था और अपने लोगों का इतना ख्याल रखता था, तो फिर वो बिखर क्यों गया?
वो ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों गया? इसका मतलब ये है कि उस ताकतवर बाहरी दिखावे के नीचे कुछ बहुत गंभीर, बहुत गहरी समस्याएं थीं। तो चलिए उस मजबूत सोवियत दीवार में पड़ी दरारों की जांच करते हैं। 3 ऐसी बड़ी समस्याएं थीं जो इस सिस्टम को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही थीं। प्रॉब्लम नंबर 1, आजादी का पूरी तरह से न होना। सोवियत सिस्टम को सिर्फ एक ही पार्टी चलाती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसका मतलब है कि किसी विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी, बोलने की आजादी नहीं थी। पूरा सिस्टम तानाशाही बन गया था, जिसे एक धीमी रफ्तार वाली नौकरशाही चलाती थी। लोग घुटन महसूस करते थे और उनका कोई हाथ नहीं था कि उनका देश कैसे चलाया जाए। प्रॉब्लम नंबर 2, इकोनॉमी फेल हो रही थी। जो सिस्टम कभी दुनिया में दूसरे नंबर पर होने का दावा करता था, वो अब रुक सा गया था। वो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामान की क्वालिटी के मामले में वेस्टर्न देशों से बहुत पीछे रह गया था। खाने की चीज़ों की कमी आम हो गई थी और लोगों को अक्सर रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता था। सरकार चीज़ें तो बना सकती थी, लेकिन वो ना तो अच्छी क्वालिटी दे पा रही थी और ना ही लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पा रही थी। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी हथियारों की महंगी दौड़। यूएसएसआर अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर हथियार बनाने पर खर्च कर रहा था, सिर्फ अमेरिका के बराबर रहने के लिए। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इकोनॉमी की कमर टूट गई और सरकार के पास अपने नागरिकों की असल जरूरतों, जैसे कि बेहतर सामान या सेवाओं पर खर्च करने के लिए बहुत कम पैसा बचा था। अब जब ये सिस्टम अपने ही वजन के नीचे दब रहा था, तब एक नए लीडर सामने आए जो इसे ठीक करना चाहते थे। उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। वो इस डूबते जहाज को बचाने के लिए सिस्टम में सुधार करने आए थे, लेकिन उनके कदमों से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गोर्बाचेव ने 2 खास पॉलिसीज शुरू की। पहली थी ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, जिसमें लोगों को बोलने की और सरकार की आलोचना करने की ज्यादा आजादी दी गई। दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, जिसका मकसद रुकी हुई इकोनॉमी को सुधारना था। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनका लक्ष्य सोवियत यूनियन को बचाना था, उसे तोड़ना नहीं। वो उसे और ज्यादा डेमोक्रेटिक और एफिशिएंट बनाना चाहते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उनके सुधारों का असर बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे ही गोर्बाचेव ने थोड़ी सी आजादी का दरवाजा खोला, लोगों को सिर्फ एक सुधरा हुआ सिस्टम नहीं चाहिए था, वो तो पूरे सिस्टम से ही छुटकारा पाना चाहते थे। दशकों से दबे हुए गुस्से और राष्ट्रवाद के बाद लोगों ने आजादी का स्वाद चखा और वो और ज्यादा मांगने लगे। सुधारों ने मरीज का इलाज नहीं किया, बल्कि उसके खत्म होने की रफ्तार को और तेज कर दिया। और इसने घटनाओं की एक तेज लहर शुरू कर दी। ईस्टर्न यूरोप में विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। 1989 में कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। एक एक करके सोवियत यूनियन के अंदर के रिपब्लिक्स ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और दिसंबर 1991 तक सब कुछ खत्म हो गया। सोवियत यूनियन को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत सारी जानकारी थी, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे तो चिंता मत कीजिए। ये अगली स्लाइड आपकी एग्जाम के लिए अल्टीमेट चीट शीट है। अगर आप बस इन खास पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं कि सोवियत यूनियन के टूटने के मुख्य कारण क्या थे। पहला, पॉलिटिकल सिस्टम तानाशाही था, जिसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। दूसरा, इकोनॉमी रुक गई थी और लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। तीसरा, मिलिट्री पर भारी खर्च ने उसके सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। चौथा, गोर्बाचेव के सुधार, जिन्होंने अनजाने में इसके अंत को और तेज कर दिया। और आखिर में राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि यूएसएसआर को बनाने वाले 15 रिपब्लिक्स अपनी अपनी आजादी चाहते थे। समझ गए? बस यही जरूरी पॉइंट्स हैं। सोवियत यूनियन का टूटना सिर्फ एक देश का अंत नहीं था, ये एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का अंत था। वो बाइपोलर दुनिया अब खत्म हो चुकी थी। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब दुनिया के खेल में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची हो, तब क्या होता है? ये चीज हर किसी को कैसे बदल देती है? खैर, ये एक और कहानी है जो फिर कभी